प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने बेहतर सुझाव बताने के लिए टिप्पणी लिखें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल या निर्देशांक तल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्तीय तल या निर्देशांक तल। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने वास्तविक संख्या रेखा के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ देखिए x डैश एक ऐसी रेखा है जो वास्तविक संख्या रेखा है। यहाँ शून्य है और शून्य के दाहिनी तरफ सभी धनात्मक संख्याएं हैं और शून्य के बाईं तरफ सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो ये वही वास्तविक संख्या रेखा है जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ पर संख्या रेखा बिल्कुल वास्तविक संख्या रेखा ही है। अब यहाँ पर एक और संख्या रेखा दिखाई पड़ रहा है जो ऊर्ध्वाधर है। तो यह भी कोई दूसरी संख्या रेखा नहीं है, बल्कि वास्तविक संख्या रेखा को ही जब ऊर्ध्वाधर करके लिख दिया गया, जब हम वास्तविक संख्या रेखा को ऊर्ध्वाधर करके इस प्रकार रखते हैं कि क्षैतिज वास्तविक संख्या रेखा का शून्य और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा का शून्य आपस में मिलते हुए एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार हमें जो ये सतह का जो रूप बनता है उसे कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहा जाता है। और संख्या के इस तरह से खींचे जाने पर एक तल को 4 भागों में विभाजित करता है। तो जिस प्रकार संख्या रेखा में शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं रहती हैं और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं, ठीक उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा में भी शून्य के ऊपर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य के नीचे सभी ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। और जब संख्या रेखा को इस तरह से बनाया जाता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो सतह को 4 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग जो है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। द्वितीय भाग जो है सो दूसरा भाग द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। तीसरा भाग तृतीय चतुर्थांश कहलाता है और चौथा भाग चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये पहला जो चतुर्थांश होता है तो शून्य की इधर धनात्मक और इधर धनात्मक, यानी कि यहाँ पर जब भी हम रखेंगे कोई बिंदु को तो हमें धनात्मक दोनों प्राप्त होंगे, यानी कि ये एक्स एच और वाई एच, इसका नाम है एक्स एच। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या रेखा के नाम से इसे हम नहीं जानते हैं, इसे हम जानते हैं एक्स एच और वाई एच के नाम से। तो जब हम एक्स एच में प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु को रखते हैं तो यहाँ से शून्य से जो दूरी होता है और यहाँ से जो दूरी होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए दोनों जो है प्लस और प्लस का निशान, ये x बराबर हुआ और ये y के बराबर हुआ। तो ये x का जो है मान रखता है और यहाँ पर ही y का मान, तो यानी कि दोनों धनात्मक होते हैं। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में इसे दोनों धनात्मक रहते हैं। उसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में ये ऊर्ध्वाधर रेखा तो धनात्मक रहता है, लेकिन यहाँ से जो x अक्ष का जो शून्य के बाईं तरफ है उसका मान ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ माइनस और प्लस प्राप्त होता है। यानी x
बराबर माइनस और y बराबर प्लस प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में यहाँ x भी माइनस है और यहाँ y भी माइनस है, इसलिए दोनों हमें किसी बिंदु का जो निर्देशांक है वह दोनों माइनस प्राप्त होता है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं तो x का मान धनात्मक है और y का मान ऋणात्मक है, यानी कि किसी बिंदु का जो निर्देशांक है वह जो है सो x के लिए प्लस है और y के लिए माइनस है। इसको हमने पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि किसी बिंदु को सही स्थिति दर्शाने के लिए हमें दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है। वह निर्देशांक यही है, x h और y h का निर्देशांक है, और जिस चतुर्थांश में वह बिंदु होगा उसी के अनुसार हम उसके निर्देशांक को निरूपित करते हैं। तो अब इसी के आधार पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे हम लोग समझ लेते हैं। निर्देशांक तल को कार्तीय तल भी कहा जाता है। ये जो अभी हम लोगों ने ये तल के बारे में जो हमने पढ़ा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा तल को 4 भागों में बांटता है, तो इस तल को हम लोग निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहते हैं। और निर्देशांक क्षैतिज रेखा को x h एवं निर्देशांक ऊर्ध्वाधर रेखा को y h कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसे x h कहा जाता है और यह जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे y h कहा जाता है। x h और y h एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं, जिससे कार्तीय तल 4 भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। y h से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। इसी तरह x h से किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक x y हो तो x भुज और y कोटि है। तो अभी हम लोगों ने इसके विषय में जानकारी प्राप्त की है कि यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में हो रहता है तो उसी के अनुसार इसके निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा तो यहाँ से x से दूरी इसका जो है 2 हो जाएगा और y से भी दूरी 2 हो जाएगा, या यहाँ पर मान लीजिए तो x से दूरी 2 हो जाएगा और y से दूरी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस यहाँ पर जो बिंदु रहेगा उसका भुज जो है सो 2 रहेगा और कोटि जो है सो y होगा। एक्सरसाइज 3.2 का प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि क्षैतिज रेखा को x h और y रेखा को और ऊर्ध्वाधर रेखा को y h कहते हैं। तो इसे लिख देंगे कि क्षैतिज रेखा को x h और y ऊर्ध्वाधर रेखा को y h कहते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं, कार्तीय तल किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, पहला कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली
क्षैतिज क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष है। अब पहला प्रश्न का दूसरा भाग है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक तल का नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक तल का नाम बताइए। इन दो रेखाओं के एक दूसरे को लंबवत काटने से ये चार तल जो बनते हैं, इसी का नाम हमें बताने के लिए प्रश्न कह रहा है। तो इसे लिखते हैं। दूसरा, पहला भाग का नाम है प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस रहता है, दोनों धनात्मक होते हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक दोनों धनात्मक रहते हैं। दूसरा भाग का नाम है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, इसमें जो निर्देशांक होता है वह माइनस होता है और प्लस रहता है। तीसरा भाग जो बनता है उसका नाम है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, इसमें दोनों माइनस रहता है। और चौथा भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। इसमें भुज प्लस रहता है और कोटि माइनस रहता है। तो इस प्रकार सभी भागों के नाम रहते हैं। अब प्रश्न का तीसरा भाग जो है वह कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो जहां ये दो बिंदु प्रतिच्छेदित होती हैं, यहाँ पर होती हैं, तो x का भी मान 0 है और y का भी मान 0 है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है निर्देशांक वो 0 0 रहता है। और इस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। यहीं से जो है दूरी मापी जाती है। तो इसको लिख देते हैं। निर्देशांक रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेदित होती हैं उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का जो तीसरा भाग है, निर्देशांक रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेदित होती हैं उस बिंदु का नाम
मूल बिंदु है। उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के पहला प्रश्न का हल प्राप्त किए। तो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति 3.14 जैसा कि किताब में दिया हुआ है, मैंने भी इस प्रश्न को यहाँ, इस आकृति को यहाँ बना लिया हूँ। जैसा कि देखिए, आकृति 3.14 जैसे किताब में दिया हुआ है उस प्रकार से मैंने यहाँ बना लिया है। तो इसको देखकर जवाब देना है। पहला, बी के निर्देशांक। देखिए बिंदु बी यहाँ इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है बिंदु बी है ये, और बिंदु बी का जो दूरी एक्स अक्ष पर जो है वो -5 है और वाई अक्ष पर 2 है। तो इसका निर्देशांक पहले एक्स अक्ष के अंक को लिखते हैं, उसके बाद में वाई अंक को लिखते हैं। एक्स अक्ष के अंक को भुज और वाई अक्ष के अंक को कोटि कहा जाता है। तो यहाँ एक्स अक्ष पर -5 है और यहाँ 2 है, तो बिंदु बी का जो निर्देशांक हुआ वह -5, 2 हुआ। तो इसी प्रकार से हम सी के निर्देशांक कितना द्वारा बनाया गया बिंदु, निर्देशांक कितना द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, इसका हम लोग जवाब लिखते हैं। तो पहला जो जवाब है वो कहता है कि बी के निर्देशांक, तो हमें यहाँ बिंदु बी है और एक्स अक्ष पर यह -5 और वाई अक्ष पर यह 2 है। तो इसका जो निर्देशांक हुआ वह -5, 2 हुआ। तो इसे लिखते हैं। तो लिखते हैं आंसर पहला, बी के निर्देशांक यानी कि बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक जो हुए वह हुए -5, 2। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सी के निर्देशांक। तो देखिए यहाँ पर बिंदु सी है और एक्स अक्ष पर -5 है और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर +5 है और वाई अक्ष पर -5 है। तो इसका जो निर्देशांक हुआ वह 5, -5 हुआ। तो इसको लिख देते हैं। बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक 5, -5 हुआ। 5, -5। प्रश्न का तीसरा भाग कह रहा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5 यानी कि एक्स अक्ष पर -3, तो देखते हैं एक्स अक्ष पर -3 ये है और वाई अक्ष पर कह रहा है -5, तो वाई अक्ष पर -5 यहाँ है। तो -3 और -5 से बना हुआ जो बिंदु है वह है ई। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई हुआ। तो इसको लिख देते हैं। तीसरा, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है?
ई है, तो यहाँ लिख देते हैं ई। अब प्रश्न का चौथा भाग देखते हैं। उसी प्रकार चौथा भाग भी कह रहा है कि निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तब सबसे पहले एक्स अक्ष पर 2 देखेंगे और वाई अक्ष पर -4, और 2 - 4 से जो बिंदु हमें प्राप्त होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, एक्स अक्ष पर 2, तो 2 से ठीक नीचे चलेंगे और यहाँ -4, यदि हम 2 और -4 से जो बिंदु प्राप्त हुआ वह जी है। तो इसको लिख देते हैं कि निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी। तो लिख देते हैं निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? जी है। तो यहाँ इसको जी लिख देते हैं। अब प्रश्न का पांचवा भाग देखते हैं। पांचवा भाग में लिखा हुआ है कि डी का भुज, बिंदु डी पहले देखते हैं, डी कहाँ पर है? तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, और डी का जो निर्देशांक है वह क्या है? 6 है। यह जो है 6 है। तो एक्स अक्ष पर 6 है और वाई अक्ष पर 2 है, लेकिन एक्स अक्ष पर जो संख्या रहता है वही भुज होता है, और वाई अक्ष पर जो संख्या प्राप्त होता है वह कोटि कहलाता है। तो यहाँ बिंदु डी का जो भुज हुआ वह 6 हुआ। तो इसको लिख देते हैं, बिंदु डी का भुज कितना है? 6। तो यहाँ से लिख देते हैं 6। अब देखते हैं प्रश्न का छठा भाग। छठा भाग कह रहा है कि बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि लिखना है। तो बिंदु एच, देखिए बिंदु एच यहाँ पर है, ये एच है, तो इसका कोटि लिखना है, यानी कि एक्स अक्ष पर जो संख्या है उसको नहीं लिखना है, वाई अक्ष पर जो संख्या है प्राप्त है वो लिखना है। तो एच का कोटि कितना है? -3 है। तो इसे लिख देते हैं, बिंदु एच की कोटि कितना है? -3। अब सातवां प्रश्न का सातवां भाग क्या कह रहा है? सातवां भाग कह रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल, देखिए बिंदु एल यहाँ पर है और ठीक ये बिल्कुल वाई अक्ष पर ही है। एक्स अक्ष पर यह जो है सो 0 प्राप्त होता है, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वह 0,5 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं कि बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक हो जाएगा 0,5। अब हम लोग प्रश्न का आठवां भाग देखते हैं। आठवां भाग कह रहा है कि बिंदु एम के निर्देशांक, अर्थात बिंदु एम का निर्देशांक बताना है। तो हम देखते हैं कि आकृति 3.14 में बिंदु एम कहाँ पर है? तो यहाँ देखिए बिंदु एम जो है एक्स अक्ष पर है। तो जब बिंदु एम एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष से दूरी इसका कितना हुआ? -3 हुआ, और वाई अक्ष के जो है सो 0 है। वाई अक्ष क्या है? 0 है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -3, 0। तो इसका निर्देशांक को लिख देते हैं -3,
शून्य। तो बिंदु M का निर्देशांक -3, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 2 का हल प्राप्त किए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।